हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो संपूर्ण उत्तराखंड परीक्षा वाणी मैराथन सीरीज की आज हम देखेंगे दूसरी क्लास। इससे पहले का जो भाग एक था उसमें हमने 4 चैप्टर समाप्त किए थे। कौन कौन से वो चैप्टर थे अभी देखेंगे। आज जो चैप्टर हम समाप्त करने वाले हैं, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, ऊर्जा संसाधन, संस्थान, संगठन और संग्रहालय। और अगला जो चैप्टर हम देखेंगे इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, जिसमें प्राचीन मापतोल भी शामिल है। ये जो सीरीज हमारी है, आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी अब उत्तराखंड 360 में भी चल रही है। अभी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इससे पहले जो मैराथन सीरीज का भाग एक आया था उसमें हमने उत्तराखंड के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, उत्तराखंड जनसंख्या और नगरीकरण, उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य और उद्योग और उत्तराखंड खनिज संपदा एक ही वीडियो में समाप्त किया था। 2 घंटे की वो क्लास थी, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने चेक करना है। वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप के लिंक आपको प्राप्त होंगे। इस वीडियो सीरीज के आप अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या इसके अलावा संपूर्ण उत्तराखंड का कोर्स आप चाहते हैं, हिंदी का कोर्स आप चाहते हैं, करंट अफेयर का कोर्स चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट के कोर्स चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी एक ऐप है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर जाकर आपने सर्च करना है उत्तराखंड 360। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ऐप के सबसे नीचे वाले भाग में आपको एक पोर्शन दिखेगा स्टोर। तो इस स्टोर वाले सेक्शन पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे सभी कोर्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, उत्तराखंड जी के कंप्लीट कोर्स, उत्तराखंड, इसी के अलावा हिंदी का कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिलेगा। आर ओ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। तो परीक्षावाणी वाला कोर्स आपको इस तरीके से दिखेगा, उत्तराखंड परीक्षावाणी नोट्स एंड वीडियो सीरीज। यहाँ पर कंप्लीट परीक्षावाणी के सभी चैप्टर आपको मिलेंगे। उसी के साथ आपको इनके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस लिंक पर आप जाते हैं तो इस लिंक पर जाकर आप इससे जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा किसी अन्य बैच से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सारे बैच यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के लिंक चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपने चेक करना है। सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, उत्तराखंड परीक्षा वाणी मैराथन क्लास सीरीज भाग 2। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। उत्तराखंड प्रमुख योजनाएं, सबसे पहले 2023 की योजनाएं देखेंगे। इस सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो 70 से अधिक योजनाएं हम पढ़ने वाले हैं। 30+ योजनाएं आज पढ़ेंगे और 30+ अगले दिन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। इसका प्रारंभ हुआ है 24 अगस्त 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसका संचालन कर रहा है महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य का है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, यानी जो शोध इत्यादि करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च इत्यादि को। इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2023 में। शोधरत छात्रों को आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। 3 किस्तों में उन्हें 15 लाख की धनराशि दी जाती है शोध करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं, अपनी सरकार आपके द्वार योजना। इसकी शुरुआत हुई है 8 जुलाई 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून के 100 नगर निगम वार्डों से इसकी शुरुआत की गई थी। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, अपनी सरकार आपके द्वार योजना कहाँ से स्टार्ट की गई? तो ये शुरुआत की गई इसकी देहरादून से। अगली योजना देखते हैं, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2023 से हुई थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी हम मनाते हैं, आपको याद रखना है। इसके अंदर जो लाभार्थी होंगे वो किस आयु वर्ग के होंगे? 22 से 45 वर्ष के। इसका उद्देश्य क्या है? निराश्रित महिलाएं, जैसे तलाकशुदा है कोई या कोई विधवा महिला है इत्यादि, जो भी महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% का अनुदान का प्रावधान दिया गया, यानी उन्हें 50% ही वापस करना होगा। और कौन कौन से व्यवसाय इसके अंतर्गत आएंगे? जैसे कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, सीखो और कमाओ योजना 23 सितंबर 2023 की योजना है। इसका उद्देश्य क्या? अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल माने होता है स्किल, इसको निखारने से संबंधित ये योजना है। आयु वर्ग इसके अंतर्गत अगर पूछेंगे तो आपने ध्यान रखना है 18 से 45 वर्ष। अगली योजना देखते हैं,
रेशम कीट बीमा योजना, इसका प्रारंभ 9 मार्च 2023 से हुआ है। उद्देश्य क्या है? रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना और आपदा के समय आर्थिक क्षति से बचाव हेतु बीमा सहायता। इसमें अगर किसी आपदा से आपके जो योजना है रेशम उत्पादन जो भी आपका चल रहा होगा उस पर अगर कोई नुकसान होता है तो आपको बीमा सहायता उसमें दी जाएगी। इसकी सहायक कंपनी कौन सी है? इसके लिए सहायक कंपनी है भारतीय कृषि बीमा कंपनी। अगली योजना देख लेते हैं। हवाई एम्बुलेंस सेवा, अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। आपातकालीन सेवाओं हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई है एम्स ऋषिकेश से। आप लोग के लिए एक सवाल है, एम्स ऋषिकेश इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आपने बताना अगर यूट्यूब में इसको देख रहे हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। इसकी शुरुआत हुई है 3 मई 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करना है। यहाँ पर उन्हें स्किल दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें विदेशों में नौकरी करने लायक बनाया जाएगा। अगली योजना देखते हैं, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। मिलेट माने होता है मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि इसमें शामिल होंगे। इसकी शुरुआत हुई है 16 फरवरी 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और मिड डे मील, जो हमारी मिड डे मील परियोजना है उसमें भी बच्चों को मडवा और झंगोरा भोजन के तौर पे दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने, आपको याद होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट वर्ष के रूप में निर्धारित किया था। वो वर्ष कौन सा है आपने बताना है। ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025। अगली योजना देख लेते हैं, पशु सखी योजना। प्रारंभ हुई है 13 अप्रैल 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है? पशु मृत्यु दर में कमी और ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री उत्थान व ज्ञान कोष योजना। यह योजना प्रारंभ हुई है 20 फरवरी 2023 से। ये दो अलग अलग योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जो उत्थान योजना है और मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रतियोगी जो परीक्षाओं की तैयारी जो छात्र करते हैं उन्हें मुफ्त कोचिंग व पुस्तकालय की व्यवस्था इसमें दी जाएगी। स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लास, प्रश्न पत्र जितने भी होते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, वो इन योजनाओं के तहत दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली परियोजना देखते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग योजना। इसकी शुरुआत हुई है, सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं इसकी घोषणा कब हुई है। घोषणा इसकी हुई है 25 दिसंबर 2022 और ऑफिशियल इसका जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है 15 जनवरी 2023। इसका उद्देश्य है सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना। यदि आपकी छत का क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट अगर होता है तो सरकार द्वारा आपको 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। रूफटॉप गार्डनिंग योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ अगर पूछेंगे तो देहरादून से इसकी शुरुआत हुई है। अपने नोट्स आप लोगों ने ऐसे ही बनाने हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा। आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे और रिवीजन आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। बाकी वीडियोस तो आपको यहाँ पर मिल ही रहे हैं। यूट्यूब पे भी वीडियो हमारे पहले भी फ्री रहते थे, अभी भी फ्री हैं। PDF इत्यादि आप चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वीडियोस अगर चाहते हैं, टाइम से अगर वीडियो चाहते हैं, तभी आपने हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना है। हमारी ऐप का नाम है उत्तराखंड 360। अगली योजना देख लेते हैं, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। शुरुआत इसकी 4 नवंबर 2022 से। इसका उद्देश्य क्या है? 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिला यानी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री गैस रिफिल योजना। इसकी शुरुआत हुई है 12 फरवरी 2023। उद्देश्य अगर बात करूं, महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त करना प्लस अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, निःशुल्क प्रदान करना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? पौड़ी से इस परियोजना की शुरुआत हुई है।
इसके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है? तो इसके अंतर्गत काम करने वाला मंत्रालय है खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय। अगली परियोजना देख लेते हैं, हिम प्रहरी योजना। 8 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। सीमांत जिलों में पलायन रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब पलायन रोकने के लिए क्या किया जाएगा? इन क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना बनाई गई है ताकि वो यहाँ रहें भी और सुरक्षा भी करें। अगली परियोजना देख लेते हैं, प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। 17 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। अक्टूबर 2022 में केंद्र द्वारा प्रारंभ वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम से ही प्रेरित ये योजना है। अक्टूबर में केंद्र ने योजना स्टार्ट करी थी, कौन सी? वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम। उसी को हमारे राज्य में किस नाम से स्टार्ट करा गया? उसी से इंस्पायर होकर प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी फेमस परियोजना है, सीएम धामी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 11 मई 2023 चंपावत से हुई थी। किसने करी थी? हमारे सीएम धामी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और इसके सहायक जो संस्था इसमें सहायता कर रही है उत्तराखंड सरकार की, तो वो संस्था है संपर्क फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं, पोल्ट्री वैली योजना। प्रारंभ कब से हुई है? 1 दिसंबर 2022। उद्देश्य की अगर बात कर लेते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन को रोकना और अगले 3 साल यानी 22 से 25 तक 2025 तक 5000 पोल्ट्री फार्म स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री वैली योजना के तहत पहला पोल्ट्री फार्म चक्राता देहरादून में खोला गया था। चक्राता देहरादून में ओपन किया गया। अगली परियोजना देख लेते हैं, देवभूमि उद्यमिता योजना। 24 अगस्त 2023। इसका उद्देश्य छात्रों को कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करवाकर आत्मनिर्भर बनाना। प्रतिवर्ष इस योजना के तहत 3000 छात्रों को ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला पॉइंट, विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के छात्रों को भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद में उद्यमिता व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी जो सहायक एजेंसी है वो है उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड। किस योजना की? देवभूमि उद्यमिता योजना। अगली योजना देख लेते हैं, गोट वैली योजना। 1 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हुई। उद्देश्य राज्य में बकरी के दूध और मांस को इसके व्यापार को बढ़ाना, दूध के व्यापार और मांस के व्यापार, किसका? बकरी का। और महिला रोजगार में वृद्धि करना। महिला रोजगार में वृद्धि कैसे होगी? आगे हमने इसी को लिखा हुआ है। सबसे पहले गोट वैली योजना का प्रारंभ किया गया था थराली चमोली से। इस योजना के तहत 13 जिलों में 13 वैली स्थापित की जाएंगी और हर वैली में 100 महिलाओं को, इससे जोड़कर हर महिला को 10 बकरी व बकरा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। किस योजना के तहत? गोट वैली योजना के तहत। गोट माने बकरी होता है। आगे बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ, आंचल कैफे योजना। प्रारंभ 1 दिसंबर 2022। उद्देश्य की बात करते हैं, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और आंचल कैफे नाम से मिल्क स्टोर खुलेंगे जिससे रोजगार को ऑटोमेटिक बढ़ावा मिलेगा। आंचल कैफे योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून से प्रारंभ की गई, जबकि आधिकारिक शुरुआत इस परियोजना की हुई है रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। सवाल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे कि आंचल कैफे योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ से स्टार्ट की गई? पायलट प्रोजेक्ट एक प्रकार का मान के चलिए ट्रायल के तौर पे बात कर रहे हैं और ऑफिशियली इसकी शुरुआत हुई है ट्रायल इसका या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून से, जबकि आधिकारिक शुरुआत इसकी हुई है रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना। इसकी घोषणा हुई है 30 अक्टूबर 2021। उद्देश्य की बात करते हैं, पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति कराना तथा महिला पशुचारकों को 3 रुपये प्रति केजी की दर से पशु आहार उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 जिलों में प्रारंभ की गई। कौन कौन से जिले? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चंपावत।
और इसके अंतर्गत कार्य करने वाला जो विभाग है वो है सहकारिता विभाग। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसकी शुरुआत हुई है 29 अगस्त 2022। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके उद्देश्य की बात अगर करें, 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1500 रुपये मासिक खेल छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2021 से। महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड योजना है ये। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना। इस योजना की जो घोषणा हुई है 5 सितंबर 2022 और प्रारंभ ये योजना हुई है हमारी 2023 से। घोषणा पहले हो गई है, प्रारंभ उसके बाद हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा देना, कक्षा 1 से 12वीं तक। योजना में किसी आपदा या महामारी या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चे ही शामिल होंगे। किसी आपदा में किसी बच्चे के माता पिता इत्यादि अगर उनका निधन हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। अगली योजना देखते हैं, महालक्ष्मी कल्याण योजना। इसकी घोषणा हुई है 30 जून 2021 और प्रारंभ कब से हुई है? 17 जुलाई 2021। इसका उद्देश्य अगर बात करें, नवजात शिशु व मां को पौष्टिक आहार की आपूर्ति कराना, महालक्ष्मी कल्याण योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, मिशन गौरी शक्ति योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2021 से। महिलाओं की आत्मरक्षा व सशक्तिकरण हेतु इस योजना को शुरुआत की गई है। इसी योजना के तहत पुलिस द्वारा एक ऐप शुरू की गई है, गौरी शक्ति योजना। गौरी शक्ति योजना। आगे बढ़ते हैं, आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई है नवंबर 2022। मतलब सिंपल इसमें क्या है, आशा जो वर्कर है उनके कामों को डेली ट्रैक किया जाता है इसके माध्यम से। इस पोर्टल के माध्यम से आशाओं को टैब दिए जाएंगे। इसमें वे सभी अपने, जिसको भी टैब दिए जाएंगे, वे सभी अपने कार्यों का अपलोड करेंगे। उसकी जानकारी अपलोड की जाएगी जो डायरेक्ट सरकार तक जिसकी रिपोर्ट जाएगी। इसी के आधार पर, इनके किए गए कार्यों के आधार पर इनको ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा आशा कर्मियों को। इसी वजह से योजना स्टार्ट की गई है नवंबर 2022, आशा संगिनी ऐप और पोर्टल। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसकी घोषणा हुई थी 22 मई 2021 और इसका विधिवत प्रारंभ हुआ था 2 अगस्त 2021। कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और प्रतिमाह 3000 रुपये की मदद भी की जाएगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, कोरोना के दौरान अनाथ हुए जितने भी बच्चे थे उनकी मदद के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। अगली योजना देख लेते हैं, मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना, 17 अगस्त 2021। इसका उद्देश्य निर्धन वर्ग के मरीजों की निःशुल्क जांच इसमें की जाएगी। अगली योजना देखते हैं, ऑपरेशन कामधेनु, जिसकी शुरुआत हुई है 18 जुलाई 2021। इसका उद्देश्य सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण करने हेतु इसको चलाया गया है, इस योजना को। अगला देखते हैं, एक जिला दो उत्पाद योजना। इसके बारे में एक प्रीवियस क्लास में डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा है इसे। एक जिला दो उत्पाद योजना 25 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। इसके तहत क्या होगा, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने बताया जाएगा जैसे पिथौरागढ़ से 2 उत्पाद मुझे चुनने हैं। अभी कैसे चुने जाएंगे, डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, मैंने आपको बता रखा है। प्रीवियस लेक्चर आपने देखना है, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें मैंने सभी 13 जिलों के 2-2 उत्पाद भी लिखवाए थे, तो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, आपको मिल जाएगा। तो डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनती है, वही रिकमेंड करते हैं कि किन 2 उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना, इसकी शुरुआत हुई है 22 जनवरी 2020 से। घरों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी इसमें दी जाएगी। अगली योजना, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, 20 नवंबर 2020। इसमें गर्भवती महिला और बच्चे को पोषण उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, होप योजना।
HOPE, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसकी शुरुआत 13 मई 2020 को हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? कुशल और अकुशल युवाओं का, कुशल माने स्किल्ड, अकुशल माने अनस्किल्ड, जिनको स्किल नहीं है, कुशल और अकुशल युवाओं का डेटा तैयार कर उसके आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना 2020। सीमांत गांवों से पलायन रोकना, और इसी योजना के तहत पलायन रोकने के लिए वर्ष 2017 में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में इसका नाम क्या है? पलायन निवारण आयोग। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलता है आयोग। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020। इसका उद्देश्य प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार हेतु 10 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना। प्रवासी नागरिक यानी जो निवासी उत्तराखंड के हैं लेकिन रह दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, मतलब किसी काम की वजह से रह रहे होंगे, ऐसे कौन रहता है। अगली योजना देखते हैं, 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना 6 जुलाई 2020। BPL परिवारों तक पीने के पानी की उपलब्धता मुहैया कराना, और इसी के साथ 15.09 लाख परिवारों को पानी का कनेक्शन देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, मधुग्राम योजना 2020। मधु माने होता है शहद, हनी। ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार व शहद उत्पादन में वृद्धि कराना। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे मधुमक्खी पालन करना है। अगली योजना देखते हैं, उत्तराखंड संस्कृत ग्राम योजना 9 सितंबर 2020। संस्कृत भाषा को आम जन की भाषा के रूप में पहचान दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, PM स्वनिधि योजना। प्रारंभ केंद्र में योजना प्रारंभ हुई है 1 जून 2020, जबकि हमारे प्यारे राज्य में इसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2020। उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना, 10 से 50 हज़ार तक का ऋण 3 किस्तों में। मतलब किस्त धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। ये देखा जाएगा कि पहली किस्त के बाद, जैसे पहली किस्त में आपको 10 हज़ार दे दिया, तो देखा जाएगा कि आप इसको वापस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे समय के साथ। अगर वापस कर दिया है तो उसके बाद आपकी किस्त बढ़ा दी जाएगी। ये वाला पॉइंट हमारा स्किप हो गया। जो हमने संस्कृत ग्राम योजना देखी थी, इसकी शुरुआत अगर कहेंगे, इसकी शुरुआत हुई है हरिद्वार के उत्तरांचल संस्कृत अकेडमी से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे इस पर। अगली योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। अटल आदर्श विद्यालय योजना 5 अक्टूबर 2020। उद्देश्य क्या है इसका? CBSE की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के समान सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना। अगली योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, चारधाम रेलवे परियोजना 2020। इसकी कुल लंबाई है 327 किलोमीटर। इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन कौन सा एरिया इसमें सम्मिलित है? चारधाम है तो चारधाम शामिल होंगे। गंगोत्री से यमुनोत्री जो कि 153 किलोमीटर है, जबकि बद्रीनाथ से केदारनाथ जो 174 किलोमीटर है। रेल के माध्यम से इन सभी धामों को जोड़ा जाएगा। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020। उद्देश्य बंजर जमीन को लीज पर लेकर 25 किलोवाट तक का सोलर संयंत्र लगाना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 की है। उद्देश्य 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण समाप्त करना है। अगला पॉइंट, अगला उद्देश्य, इसके तहत आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 100 ml दूध उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन कार्ड योजना 1 अगस्त 2019। इसका उद्देश्य पूरे देश में कहीं भी एक राशन कार्ड से राशन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
15 अगस्त 2019। महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, 12 सितंबर 2019। इसका उद्देश्य निर्धन वर्ग को कम दरों पर दाल उपलब्ध कराना। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। अगली योजना है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। योजना कब प्रारंभ हुई है? 24 जनवरी 2018। उद्देश्य इसका है लिंगानुपात में वृद्धि करना। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा परिवार में बेटी के जन्म पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट प्रदान किया जाता है। अगली योजना देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन। यह योजना कब प्रारंभ हुई है? 8 मार्च 2018 केंद्र में। और इस योजना का नया नाम क्या रखा गया है? पोषण अभियान। कब से? 25 मई 2018 से। उद्देश्य क्या है? बच्चों, किशोरियों व स्तनपान कराने वाली स्त्रियों में पोषण सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, नंदा गौरा योजना। इसकी घोषणा 1 जुलाई 2017 को हुई थी। प्रारंभ ये योजना हुई है 1 जनवरी 2018। ये योजना 2 योजनाओं को मिलाकर स्टार्ट हुई है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। नंदा गौरा योजना के तहत क्या है? बीपीएल परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना। इसमें एससी एसटी महिलाएं भी शामिल होंगी। और यह योजना पूर्व से चली आ रही 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। नंदा गौरा योजना 2 पूर्व में चली आ रही, जो पहले से चली आ रही योजनाएं थी, उनको जोड़कर बनाया गया है। अब कौन कौन सी योजनाएं थी उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले योजना थी नंदा देवी कन्याधन योजना 2009 की। इसमें बीपीएल परिवार में कन्या के जन्म पर 1100 रुपये तक की एफडी कराई जाती थी, फिक्स डिपॉजिट। और दूसरी योजना इसके अंतर्गत कौन सी है? नंदा गौरा योजना के तहत गौरा देवी कन्याधन योजना, ये भी 2009 की है। इंटर पास करने वाली बालिकाओं के नाम 51,000 रुपये की एफडी कराई जाती थी। आर्थिक सहायता इसमें 2 किस्तों में दी जाती है, जन्म पर 11,000 रुपये और 12th पास करने पर 51,000 रुपये। ये आपने ध्यान रखना है। नंदा गौरा योजना 2 योजनाओं को मिलाकर बनी है। अब बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना। यह प्रारंभ हुआ है 20 अप्रैल 2018। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, प्लस पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ावा देने हेतु लोन पर सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। यह प्रारंभ हुई 25 दिसंबर 2018। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की बीमा उपलब्ध कराया जाता है इसमें। अगली योजना देखते हैं, पीएम मातृ वंदना योजना। प्रारंभ की बात करें तो देश में योजना प्रारंभ हुई है 1 जनवरी 2017 और हमारे राज्य में योजना प्रारंभ हुई है 2 दिसंबर 2019 से। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसमें पोषण प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। अब इसमें जो लाभार्थी महिला होगी, पहली बार मां बनने वाली महिला व शिशु को 2 किस्तों में कुल 5,000 रुपये की मदद की जाएगी। 2017 से पहले इस योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगली योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। पीएम अभ्युदय या पीएम अजय योजना 2017 की योजना है। अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय का आर्थिक सामाजिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, पालना योजना, अक्टूबर 2015 की। माता पिता द्वारा त्याग दिए गए बच्चे या अनाथ हुए बच्चों को गोद लिया जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। अगली योजना रहबर योजना 2015, 18 से 35 वर्ष तक की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु। ये हमारे मुस्लिम लोगों से रिलेटेड है रहबर योजना। अगली योजना देखते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, 1 दिसंबर 2018 की।
किसानों को न्यूनतम आय संबंधी सहायता प्रदान करना तथा पात्र किसानों को, जो एलिजिबल हमारे फार्मर्स होंगे, उन्हें 1 वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता की जाएगी। यानी हर किस्त में 2,000 रुपये आएंगे, 3 किस्तों में 6,000 रुपये। दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड में इस योजना के तहत जो पंजीकृत किसान हैं 9 लाख से अधिक है। 9 लाख से ऊपर आपने याद रखना है। अगली योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। 4 धाम परियोजना, ये ऑल वेदर रोड से रिलेटेड है। 27 दिसंबर 2016 चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। इसमें सड़कों का कितने किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण या निर्माण किया जाएगा? 889 किलोमीटर, आपने ध्यान रखना है। 4 धाम रेल परियोजना भी हमने देखी थी, तो वैसे ये रोड वाली परियोजना है, सड़क निर्माण से रिलेटेड। अगली योजना देखते हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना। 25 सितंबर 2014 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 4 धाम की यात्रा कराना। 29 जुलाई 2017 से इस योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितृ तीर्थाटन योजना नाम रखा गया। अगली योजना देखते हैं, मेरा गांव मेरा धन योजना 2014 की है। यह भवन निर्माण योजना है जिसमें सरकार जीर्ण हो चुके, मतलब बेकार हो चुके भवनों को गोद लेकर स्कूल या अस्पताल बनाएगी। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 26 जनवरी 2015 से प्रारंभ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इसके तहत बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगली योजना मेरी गांव मेरी सड़क योजना 2014 की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी, जबकि 2 किलोमीटर तक की सड़क ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से बनाई जाएगी। मेरी गांव मेरी सड़क योजना के तहत। अगली परियोजना जायका परियोजना है, 2014 की है। ये वनों से रिलेटेड योजना है। अब इसके बारे में डिटेल आपने खुद से ढूंढना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री हुनर योजना 15 अगस्त 2015। अल्पसंख्यकों और सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई योजना है, मुख्यमंत्री हुनर योजना। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, तीलू रौतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 दिव्यांग किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गई है। किसान प्रोत्साहन योजना 2014 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को हर माह 1,000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत, किसान प्रोत्साहन योजना। अगली योजना अटल आवास योजना 2009 में प्रारंभ। इसके तहत SC और ST वर्ग को आवास उपलब्ध कराना है। अगली योजना देवभूमि मुस्कान योजना 2009 से प्रारंभ। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और पोषण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, आपातकालीन 108 सेवा योजना 15 मई 2008 दूर दराज क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और इसी की एक सहायक योजना है डोली सेवा योजना अप्रैल 2012, जहाँ पर हमारी कोई गाड़ी 108 वाली गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ पर डोली सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनको मुख्य सड़क पर लाकर 108 के माध्यम से उचित उपचार या डॉक्टरी सहायता दी जाए। 108 स्वास्थ्य सेवा की सहायक है ये, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले ये प्रारंभ हुई है डोली सेवा योजना नैनीताल से, याद रखेंगे। और पक्की सड़क से 1 किलोमीटर तक की दूरी वाले पहाड़ी गांव इसमें शामिल होते हैं। और 108 योजना जो अभी हमने देखी थी वो वर्तमान में किसके नाम पर चल रही है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर चल रही है। अगली योजना देखते हैं, वंदे मातरम योजना जनवरी 2004 गर्भवती महिलाओं को उपचार उपलब्ध कराने वाली यह योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली योजना देखते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना 1 जून 2002 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है 1 जून 2002 से।
अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। सबला योजना, जिसकी घोषणा 2010 में हुई थी और ये प्रारंभ हुई थी 2011 में। किशोरियों को सुपोषण और सशक्त बनाने के लिए पूर्व में संचालित किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर इसको स्टार्ट किया गया है और इसमें जो लाभार्थी होंगी वो 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियां इसमें शामिल होंगी। अगली योजना देखते हैं, आरोही योजना 2002 की है। 10वीं और 12वीं के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम प्रारंभ कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011। सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, मोनाल परियोजना अप्रैल 2011 की। 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं में जीवन यापन हेतु कौशल निर्माण यानी स्किल डेवलप करने के लिए प्रारंभ की गई योजना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, फिर हमारा आज का सेशन समाप्त होगा। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं, सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। उत्तराखंड पौधरोपण नीति 6 जून 2006 की है। उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002 की है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006-2007 है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 की है, जिस प्रारंभ हुई है पौड़ी से। वाहनों में उत्तराखंड सीरीज का प्रारंभ किया गया 1 नवंबर 2007 से। अगला पॉइंट, प्रथम युवा महोत्सव 10 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ है? देहरादून में हुआ है। तो इसी के साथ योजनाओं वाला चैप्टर भी हमारा 2 भागों में समाप्त होता है। किसी भी समस्या समाधान के लिए आप हमारे इस नंबर 7895127508 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी इसमें दे दी जाएगी। हमारे ऑनलाइन बेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप उत्तराखंड 360 ज़रूर आपने डाउनलोड करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डेली अपडेट्स के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेशन अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा नीति के तहत लघु परियोजनाओं की बात करें तो 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं होती हैं उन्हें लघु परियोजना कहा जाता है, जबकि बड़ी परियोजना किसे कहा गया है? 25 मेगावाट से अधिक तक की परियोजनाएं जो होंगी वो हमारी बड़ी परियोजना के अंतर्गत आ जाएंगी। केंद्र या किसी अन्य राज्य द्वारा अगर हमारे राज्य में कोई परियोजना स्थापित की जाती है तो उत्तराखंड को 12% की रॉयल्टी दी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 29 जनवरी 2008 की है। इसे बदलकर एक नई योजना लाई गई है, लघु जल विद्युत परियोजना 2015, जो 31 जनवरी 2015 को लागू हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 29 जनवरी 2008। इसे चेंज कब किया गया? 2015 में। लागू कब किया गया है? 31 जनवरी 2015। प्रमुख संगठन देख लेते हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL, गठन इसका 1 अप्रैल 2001 का है, लेकिन वेबसाइट पर अगर बात करें तो वेबसाइट पर ये डेट दी गई है 12 फरवरी 2001 और आपने यही याद करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 फरवरी 2001 ही दिया गया है। अगला देखते हैं THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्थापना 12 जुलाई 1988 को। फरवरी 1989 को टिहरी डैम के निर्माण कार्य इन्हीं को सौंपा गया है, THDC को। अगला देखते हैं पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड PTCUL, गठन 1 जून 2004। इसका कार्य क्या है? 132 किलोवाट से ज़्यादा क्षमता की बिजली आपूर्ति के लिए नेटवर्क तैयार करना। 132 kV से अगर अधिक की बिजली आपूर्ति होती है। अब ऐसे ही हमारा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL, स्थापना इसकी भी 1 जून 2004। जैसे पिटकुल 132 kV से अधिक के नेटवर्क बना रहा था, तो UPCL 132 से कम के सब स्टेशनों का नियंत्रण करता है। और इसका एक और प्रमुख कार्य है UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, और पिटकुल यानी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इनसे बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक वितरण करता है। UPCL का हेडक्वार्टर अगर कहेंगे तो देहरादून में है, और UPCL का जो ऊर्जा भवन है वह गब्बर सिंह नेगी जी के नाम पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गढ़वाल राइफल के प्रसिद्ध सैनिक।
अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड हमारा एक संस्थान उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो हमारे घराट पंचे की होती है उससे रिलेटेड ये काम करता है। स्थापना इसकी 2001 में। स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर था अल्मोड़ा में। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो पटेल नगर देहरादून में है। 1 से 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण का कार्य हमारा उरेडा करता है, यानी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अप्रैल 2001 को केंद्र सरकार ने पंचक्की यानी घराट को लघु उद्योग का दर्जा दिया है। अनाज पीसने के लिए प्राचीन समय में इसका प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, राज्य में वाटर मिल्स यानी पंचक्की ऑनर एसोसिएशन की स्थापना चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग में की गई है। अगला देखते हैं, अगला संगठन है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UERC, स्थापना 2007। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों का निर्धारण करता है हमारा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। अब देखते हैं उत्पादन, जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं अलग अलग जिलों में। सबसे पहली है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। इसकी क्षमता है 3.5 मेगावाट। रन ऑफ रिवर टेक्निक से ये काम करती है, अभी देखेंगे इसके बारे में भी। मसूरी में स्थित ये परियोजना है। इस परियोजना का जो मैप बनाया था, खाका जिसने बनाया था, वो है कर्नल वेब के नेतृत्व में बिलिंग हर्ट ने। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना देश की दूसरी जल विद्युत परियोजना है, या उत्तर भारत की प्रथम परियोजना है। और देश की पहली जल विद्युत परियोजना अगर कहेंगे तो मैसूर परियोजना है। ग्लोगी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1907 में। काम कब से स्टार्ट हुआ इसमें, यानी विद्युत उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ? 1909 से। और कहाँ पर है ये? भट्टा फॉल पर स्थित है ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। अगली परियोजना है ढकरानी परियोजना, देहरादून में, यमुना नदी पर है। इसकी क्षमता है 33.75 मेगावाट। 1965 की ये परियोजना है। अगली परियोजना है ढालीपुर परियोजना, देहरादून में, यमुना नदी पर। क्षमता यानी कैपेसिटी अगर कहें तो 51 मेगावाट। 1965 की। खोदरी परियोजना देहरादून में है। किस नदी पर? यमुना नदी पर। इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। 1983-84 की परियोजना है। अब आती है लखवाड़ परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है। लखवाड़ बांध देहरादून, यमुना नदी पर। क्षमता इसकी है 300 मेगावाट। ऊंचाई की बात इसकी करें तो 204 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1976 में इस परियोजना को योजना आयोग ने स्वीकृति दी। वर्तमान में योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग काम करता है? हमारा नीति आयोग। 1987 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है। 1992 में पैसा खत्म होने के कारण इसका कार्य रुक गया। 2008 में बांध को केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट यानी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। मार्च 2016 में केंद्र सरकार ने बांध निर्माण को एक बार फिर से मंजूरी दी। इसके खर्च की बात करें तो खर्च 90% केंद्र सरकार लगा रही है और 10% राज्य सरकार। लखवाड़ बांध से जो 6 राज्य लाभ लेंगे, कौन कौन से? प्यारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। यानी इस बांध का पानी इन सभी राज्यों को बांटा जाएगा। इसी बांध के पास एक और बांध है, व्यासी बांध। इसका निर्माण लखवाड़ बांध के नीचे कराया जा रहा है। यह यमुना नदी में है। 2021 में ये काम इसका कंप्लीट हो चुका है। व्यासी बांध 120 मेगावाट की है। इसी बांध के निर्माण से लोहारी गांव जलमग्न हो गया था, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। इसी वजह से इस गांव का नाम आपने याद रखना है, लोहारी गांव। अगला है इचारी बांध डाकपत्थर में, टोंस नदी पर। कुल्हाल परियोजना यमुना नदी या आसन नदी आपने याद रखना है, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। अगली है छिबरो परियोजना देहरादून में, टोंस नदी पर। इसकी क्षमता है 240 मेगावाट। 1970-74 की परियोजना है। अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट,
किस्सों या किसाऊ बांध, यह देहरादून में है टोंस नदी पर, इसकी क्षमता है 660 मेगावाट। लंबाई की बात करते हैं तो 680 मीटर। किसाऊ बांध बनाने की जो जिम्मेदारी है THDC को दी गई है, और यह बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके लिए जून 2015 में समझौता भी हुआ था। इस परियोजना को, किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया कब? 2008 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जिसे लखवाड़ से 6 राज्य हमारे लाभ ले रहे थे, वैसे ही किसाऊ बांध से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि सभी क्या लेंगे? लाभ लेंगे। खर्च की बात करें तो उसमें 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी, 5% उत्तराखंड सरकार और 5% हिमाचल प्रदेश सरकार। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बांध और उनकी ऊंचाइयाँ। सबसे ऊंचा बांध है हमारा टिहरी, 260.5 मीटर ऊंचाई इसकी है, भागीरथी नदी पर। उसके बाद आता है किसाऊ बांध, 236 मीटर इसकी ऊंचाई है, टोंस नदी पर। उसके बाद है लखवाड़, यमुना नदी पर, 204 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोठार बांध है 155 मीटर, कोसी नदी पर। कालागढ़ बांध है 126 मीटर, पश्चिमी रामगंगा नदी पर। कालागढ़ अभी थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। देहरादून के बाद अब हम देखते हैं उत्तरकाशी की प्रमुख परियोजनाएं। सबसे पहली है मनेरी भाली परियोजना फेज़ 1। इसे तिलोथ परियोजना भी कहते हैं, उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर है। इसकी क्षमता 90 मेगावाट और 1983 की परियोजना है। अगली परियोजना आती है मनेरी भाली परियोजना फेज़ 2। इसे धरासू परियोजना भी कहते हैं। उत्तरकाशी में ये परियोजना भागीरथी नदी पर है। और मनेरी भाली परियोजना फेज़ 2, इसकी क्षमता है 304 मेगावाट। काम स्टार्ट हुआ था 1976 में, और उत्पादन इससे स्टार्ट हुआ 2008 में। एक और परियोजना आपने याद रखना है, लिमची गाड़ परियोजना। ये भी किस नदी पर है? भागीरथी पर है। अगली आती है पाला मनेरी परियोजना, उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी पर यह परियोजना है, और इसकी क्षमता की बात करें तो 480 मेगावाट। अगली आती है लोहारी नागपाला परियोजना, उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी पर। इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। अगली परियोजना है नेटवार मोरी परियोजना, उत्तरकाशी में, टोंस नदी पर, 60 मेगावाट। अगली परियोजना है जखोल सांकरी परियोजना, उत्तरकाशी में, सुपिन नदी पर, 44 मेगावाट। अगली परियोजना है करमोली जल विद्युत परियोजना, उत्तरकाशी में, जाड़गंगा नदी पर, जाड़गंगा नदी पर। और एक और परियोजना आपने याद रखना है, आराकोट ट्यूनी परियोजना, टोंस नदी पर, 81 मेगावाट। अब आते हैं चमोली की परियोजनाओं की तरफ। उत्तरकाशी के बाद अब देख लेते हैं चमोली। सबसे पहले है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, अलकनंदा नदी पर है। इसकी क्षमता की बात करें तो 400 मेगावाट है इसकी क्षमता। उत्तर प्रदेश की यह परियोजना, जिसमें उत्तर प्रदेश 88% भाग लेगा और 12% हमारे प्यारे उत्तराखंड को रॉयल्टी मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था, हमारे राज्य में अगर केंद्र सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार कोई परियोजना निर्माण करती है तो 12% रॉयल्टी मिलेगी हमारे प्यारे उत्तराखंड को। इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो इसका निर्माण कर रही है JPVL कंपनी, यानी जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड। अगली परियोजना श्रीनगर परियोजना है, इसे हम पौड़ी में पढ़ लेंगे। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं चमोली की परियोजना है, तो इस पर ध्यान बिल्कुल ना दें आप। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी पर है। THDC इस पर कार्य कर रही है, और इसकी जो क्षमता है वो 444 मेगावाट। अगली परियोजना आती है देवसारी जल विद्युत परियोजना, पिंडर नदी पर, रन ऑफ रिवर टेक्निक। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना भी रन ऑफ रिवर तकनीक पर आधारित थी, यानी सुरंग प्रणाली पर आधारित परियोजना है। SJVNL द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। और देवसारी जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता होगी 300 मेगावाट। अब बढ़ते हैं अगली परियोजनाओं की तरफ। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, पश्चिमी धौलीगंगा पर, क्षमता 520 मेगावाट। अगली है झेलम तमक परियोजना, पश्चिमी धौलीगंगा पर, THDC इस पर कार्य कर रहा है, 60 मेगावाट की परियोजना है। अगला देखते हैं मनेरी झेलम परियोजना, पश्चिमी धौलीगंगा पर, THDC इस पर कार्य कर रही है।
गोहनाताल जल विद्युत परियोजना विरही गंगा नदी पर, ये भी निर्माणाधीन है अब, और 50 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी। लाता तपोवन है अलकनंदा नदी पर 171 मेगावाट की। राजवक्ती परियोजना है नंदाकिनी नदी पर। उर्गम परियोजना है कल्पगंगा नदी पर। और बगोली डैम कहें, मेलखेत डैम कहें, पाडुली डैम कहें, सभी पिंडर नदी पर हैं, सभी पिंडर नदी पर है। बगोली, मेलखेत, पाडुली। अब देखते हैं पौड़ी गढ़वाल की परियोजनाएं। सबसे पहले है कालागढ़ बांध परियोजना, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में देखा था, जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है, पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। अगली है चीला परियोजना, पूछा गया सवाल गंगा नदी पर। मरोड़ा परियोजना है नयार नदी पर। श्रीनगर परियोजना है अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट। उतियासू परियोजना पूछा गया सवाल यूके SSC में, अलकनंदा नदी पर है। दुनाव परियोजना नयार नदी पर है। अब आगे बढ़ते हैं हरिद्वार की योजनाओं की तरफ। सबसे पहली है ऊपरी गंगा नहर, राज्य की सबसे पुरानी नहर, निर्माता इसका थॉमसन था, 1842 से 54 के बीच में, हरिद्वार से कानपुर तक को जोड़ती है नहर है। अगली परियोजना है पथरी परियोजना गंगा नहर पर, क्षमता इसकी है 20.40 मेगावाट। अगली परियोजना है मोहम्मदपुर परियोजना गंगा नहर पर, क्षमता इसकी है 9.3 मेगावाट। अब देखते हैं पिथौरागढ़ की परियोजना है। सबसे पहले पंचेश्वर बांध परियोजना, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना होगी, जिसके लिए 1996 में 1996 में संधि हुई थी। इसकी क्षमता रहेगी 5040 मेगावाट, और यह परियोजना हमारे कितनी ऊंचाई होगी, 315 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। अगली परियोजना है कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना काली नदी पर। सैला उर्थिक परियोजना पूर्वी धौलीगंगा नदी पर। तालेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ की। चिरकिला बांध धारचूला में है। छुंगार छाल परियोजना पूर्वी धौलीगंगा पर 204 मेगावाट का है। सुरिनगाड़ या सुरनीगाड़ परियोजना सुरिन नदी पर है 5 मेगावाट की। और अगला देखते हैं पिथौरागढ़ की, वेरी इंपॉर्टेंट, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना धारचूला में, पूर्वी धौलीगंगा नदी पर है, 2005 से स्थापित है, 56 मीटर ऊंचा और 317 मीटर लंबाई परियोजना है। कट ऑफ वॉल तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है। कुमाऊं में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली यह पहली परियोजना है, धौलीगंगा फेज 1, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना। अब देखते हैं टिहरी गढ़वाल की परियोजना है। सबसे पहली है कोटिली भेल परियोजना गंगा नदी पर, 1000 मेगावाट की है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है, क्षमता इसकी 400 मेगावाट है। अभी टिहरी बांध का हिस्से के रूप में इसको पढ़ेंगे हम। लंगरासू परियोजना अलगाड़ नदी पर। झालाकोटी परियोजना धरगंगा नदी पर। ये सभी परियोजनाएं कहाँ पर हैं, टिहरी गढ़वाल में। अब देखते हैं उत्तराखंड और टिहरी की प्रसिद्ध परियोजना टिहरी बांध परियोजना किन नदियों पर है, भागीरथी और बेलंगना के संगम पर। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, भारत की सबसे ऊंची परियोजना। इस परियोजना का अन्य नाम है राष्ट्र का गांव। यह काफर बांध है, काफर बांध माने मिट्टी और पत्थर से निर्मित किया गया है। इस परियोजना का डिज़ाइन बनाया है जेम्स ब्रून ने, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारंभ में इस परियोजना की क्षमता थी 600 मेगावाट, 2400 कैसे हुई अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे इसको। वर्तमान क्षमता इसकी कितनी है, 2400 मेगावाट। टिहरी बांध का जो क्षेत्रफल है 42 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका जो जलाशय है उसका ऑफिशियल नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, जबकि लोकल स्थानीय तौर पर इसका नाम रखा गया है सुमन सागर। जल धारण क्षमता इस डैम की अगर बात करें तो 354 करोड़ मीटर क्यूब, जबकि वर्तमान में जो क्रियाशील है, जितने पर कार्य है, 261 करोड़ मीटर क्यूब। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बांध की लंबाई की बात करें तो 575 मीटर है। 1972 में इस बांध को योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी गई। 1978 में बांध का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ। 1986 में रूस से हमारा समझौता हुआ। उस समय फिर मिखाइल गोर्बाचोव जो रूस के राष्ट्रपति थे, वो भारत यात्रा की थी उन्होंने। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रारंभ में जो टिहरी डैम था उसकी क्षमता थी 600 मेगावाट। तो रूस के साथ जैसे ही क्षमता हमारा समझौता होता है तो परियोजना का हम बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर देते हैं। 12 जुलाई 1988 को THDC का गठन होता है। 1989 में THDC ने
इस डैम पर काम करना स्टार्ट कर दिया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब परियोजना के 3 भाग हैं, तीनों भाग देख लेते हैं। 2400 मेगावाट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 1000 मेगावाट का है टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना। दूसरा 1000 मेगावाट की है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट। और 400 मेगावाट का है कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध की ऊंचाई की बात करें तो 97.5 मीटर ऊंचा है और इसमें 4 सुरंगें भी बनी हुई हैं। 30 जुलाई 2006 को परियोजना का पहला चरण यानी 1000 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। और रॉयल्टी के तौर पर राज्य सरकार को 12% इस पर रॉयल्टी मिलती है। अक्टूबर 2009 को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीएचडीसी को मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी का दर्जा दिया गया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। टिहरी डैम पर ही बने हुए अब डोबरा चांटी पुल की बात कर लेते हैं। डोबरा जो क्षेत्र है वो टिहरी का है और चांटी जो शहर है वो प्रतापनगर का, इन दोनों के बीच में है। डोबरा चांटी पुल यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन यानी झूला पुल है। 440 मीटर इस झूले की लंबाई है। उद्घाटन इसका हुआ है 8 नवंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 850 मीटर। अनुमानित आयु इस पुल की है 100 वर्ष। इस पुल से रिलेटेड एक पुस्तक है, भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी की कथा। इसके लेखक कौन है? शीशपाल गुसाई। वेरी इंपॉर्टेंट। पुल की टोटल लंबाई की बात करें 440 मीटर का तो पुल है और 260 मीटर और 50 मीटर का नॉर्मल सा रास्ता है जिसमें पूरा पुल टिका रहता है। यानी टोटल लंबाई अगर इसकी कहेंगे इस पुल की, बेस भी तो बनाना होता है और बीच में फिर पुल रहेगा, तो 725 मीटर इसकी कुल लंबाई है। केवल पुल ही पुल की झूला पुल की लंबाई अगर कहेंगे जो पानी के ऊपर है 440 मीटर। अब टिहरी डैम का विरोध भी बहुत सारे लोगों ने किया था, उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले टिहरी डैम का विरोध किया था कमलेंदुमती शाह ने, टिहरी राजघराने से रिलेटेड हैं। 1978 में बांध विरोधी समिति बनी विद्यासागर नौटियाल जी की अध्यक्षता में। 1979 में बांध के विरोध में वीरेंद्र सकलानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी। 1991 में बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष बने थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिस वजह से इसका काम 76 दिन के लिए रुका भी था। और वर्तमान में अगर बात करें नई टिहरी को कहाँ बसाया गया है, बोराड़ी गांव में बसाया गया है। और पुनर्वास के लिए जितनी राशि खर्च की गई वो है 582 करोड़। 582 करोड़। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले बांध हैं कोठार बांध, उसके बाद टिहरी और उसके बाद किसाऊ, फिर कालागढ़ और लखवाड़। कोठार बांध कोसी नदी पर अल्मोड़ा में है। टोंस पर बांध बनाने के लिए उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के मध्य समझौता कब हुआ था? जून 2015। थोड़ी देर पहले देहरादून में हमने पढ़ा है इसके बारे में। अब देखते हैं उधम सिंह नगर की कुछ परियोजनाएं। खटीमा बांध है शारदा नदी पर 1955 का, 41.4 मेगावाट। लोहिया हेड परियोजना है शारदा नदी पर 27.6 मेगावाट। तुमरिया बांध है फीका नदी पर। हरिपुरा डैम है बाकरा नदी पर। बेगुल डैम है बेगुल व सुगधी नदी पर। बोर डैम है बोर नदी पर। उत्तराखंड संगठन संस्थान और संग्रहालय। पहला पॉइंट है भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून में ये है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, जिसे डील भी कहते हैं, ये देहरादून में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी, ये देहरादून में स्थित है। स्थापना अक्टूबर 1932 में। कुमाऊं रेजिमेंट की बात अगर हम करते हैं तो इसका गठन हुआ था आगरा में 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय को रानीखेत लाए मई 1948 में। गढ़वाल राइफल का गठन हुआ है अल्मोड़ा में 5 मई 1887 को, जबकि इसके मुख्यालय को लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल लेकर आए हैं नवंबर 1887, 4 नवंबर 1887। 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ अल्मोड़ा में 1918 में। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ है देहरादून में। रक्षा कृषि शोध संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अल्मोड़ा में स्थित है। प्रमुख खेल संस्थान और संगठन देखते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है। स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र आईटीबीपी का औली चमोली में है। नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र हमारे मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेहरू पर्वतारोहण संस्था की सहयोगी संस्था के रूप में काम करती है।
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थित है। फुटबॉल अकादमी देहरादून 2001 से स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी में स्थित है। राजीव गांधी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशासनिक अकादमी ये कोटी टिहरी में स्थित है। रांची स्टेडियम पौड़ी में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और राज्य स्तरीय प्रमुख संस्थान। सबसे पहले राज्य सूचना आयोग देहरादून में स्थित है 3 अक्टूबर 2005 से। राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिसूचना की बात करें तो 14 मार्च 2001 और ऑफिशियल डेट की बात करें तो 15 मई 2001। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग सेवा चयन आयोग UKSSC की बात हो रही है, देहरादून में स्थित है। स्थापना 17 सितंबर 2014। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में स्थित है, 1988 में इसकी स्थापना। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित है, जिसे लवासना भी कहते हैं, IAS ट्रेनिंग सेंटर है ये। 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई है। राज्य अभिलेखागार देहरादून में स्थित है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में स्थित है, 24 जनवरी 2010। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी देहरादून में स्थित है, 24 फरवरी 2010। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार में स्थित है, 2005। उर्दू फारसी अकादमी पिरान कलियार हरिद्वार में स्थित है, 2014-2015 इसकी स्थापना वर्ष। पंजाबी अकादमी देहरादून में स्थित है, स्थापना वर्ष 2014-15। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज ये हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर उधमसिंह नगर में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल हल्द्वानी में। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट स्कूल हरिद्वार में। गंगा अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में। सगंध पौधा केंद्र सैलाकुई में। मानसिक रोग केंद्र सैलाकुई देहरादून में। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून में। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर उधमसिंह नगर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पुष्पलोक ऋषिकेश में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में। दोनों का स्थापना जो है 31 मार्च 1976 की है। अब देखते हैं प्रमुख केंद्रीय संस्थान जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में। औषधि एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान जिसे सीमैप भी कहते हैं पंतनगर उधमसिंह नगर और बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर रिसर्च सेंटर ये हमारा है रुड़की में। अब कुछ संगठन हम देख रहे हैं लगातार सभी हमारे देहरादून में स्थित है, जिसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी 1978 का, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 का। अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 1960 की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, ये सभी संस्थान जो भी हमने पढ़े ये सभी हमारे देहरादून में स्थित है। अब देखते हैं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, नैनीताल में स्थित है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान 1966 का देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान 1982 का देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1987 का देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट हल्द्वानी में। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र देहरादून में। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में। स्थापना इसकी कलकत्ता में हुई थी, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट श्रीनगर में। हिमालय नक्षत्र वेधशाला ये हमारे देवप्रयाग में स्थित है। अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल में। टीबी सैनिटोरियम भवाली। उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये हमारे देहरादून में।
राज्य लघु उद्योग विकास निगम उधमसिंह नगर में, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय नैनीताल में, राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर 2011, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री नैनीताल में, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में 2015 से निर्माणाधीन है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख संग्रहालय और कुछ अन्य संगठन। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में है, निर्माणाधीन। स्टेट वॉर मेमोरियल देहरादून में है, पुराना जेल परिसर यहाँ प्रस्तावित है। दरबान सिंह संग्रहालय लैंसडाउन पौड़ी में 1983 में स्थापना वर्ष। वन संग्रहालय राज्य का पहला संग्रहालय है, देहरादून 1914 का है, सबसे पुराना संग्रहालय भी है राज्य का। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है, 1979। जिम कार्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम काला ढूंगी नैनीताल में। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में 1983 का। हिमालय पुरातत्व एवं निवंशी संग्रहालय श्रीनगर 1980। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर। हिमालय संग्रहालय कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत 1987। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी 1965। हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश देहरादून। जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि हरिद्वार में 2014 का स्थापना वर्ष। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में है, 2018 का। राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागारों संग्रहालय हमारे पुराना जेल परिसर पौड़ी में स्थित है। अब जो ये संगठन हमने देखे हैं, अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। स्थापना इसकी पश्चिम बंगाल में 1767 में हुई थी। 1942 में विश्व युद्ध के समय से देहरादून में स्थापित किया गया। 1830 में इसके महासर्वेक्षक बने थे माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई भी मापी थी 29,000 फीट के आसपास। 1854 में भारत का पहला डाक टिकट भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय से ही जारी किया गया था। अब देखते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। डिट्रिच बेंडिस की सलाह पर इसको स्थापित किया गया। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई थी, तो उसी के अधीन 1878 में देश का प्रथम वन विद्यालय की स्थापना हुई, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से। 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है, और आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड का मतलब होता है मानित विश्वविद्यालय, इसका दर्जा इसे प्राप्त हुआ है 1991 में। 2006 में FRI ने अपनी प्लेटिनम जुबली बनाई है, यानी 100 वर्ष कंप्लीट करे हैं 1906 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली में बना हुआ है। 1923 की बात करते हैं। वर्तमान FRI भवन की आधारशिला रखी गई थी, जिसका उद्घाटन किया था तत्कालीन वायसराय इरविन ने। मुख्य भवन का वास्तुविद की बात अगर हम करते हैं तो CG ब्लूमफील्ड। 1929 में मुख्य भवन का उद्घाटन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 नवंबर 1929। इसके गेट का नाम है ब्रेंडिस गेट। FRI में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था उसके बारे में। 6 दिसंबर 1956 को पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर साल का वृक्ष लगाया था, जबकि दिसंबर 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ रुद्राक्ष वृक्ष लगाया। अगला संगठन देखते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून। संस्थापक इसके हैं DN वाडिया। 1968 में इसकी स्थापना दिल्ली में इन्होंने की थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, जबकि 1976 में इसे देहरादून से शिफ्ट करके, मतलब दिल्ली से शिफ्ट करके देहरादून में स्थापित किया गया। वाडिया इंस्टीट्यूट ये जियोलॉजी से रिलेटेड है, भूविज्ञान से रिलेटेड संस्थान है। अगला संगठन देखते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी, IMA देहरादून इसे कहते हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1932 फिलिप चेटवुटवर्थ के प्रयासों से। इसका औपचारिक उद्घाटन होता है 10 दिसंबर 1932 को। मुख्य इमारत का नाम चेटवुट के नाम पर चेटवुट इमारत है। इसका जो डिज़ाइन किया है हमारे IMA जो भवन है, उसकी जो इमारत है, उसका डिज़ाइन किया RT रसेल ने। IMA के पहले बैच से 40 कैडेट पास हुए थे, जिसमें हमारे पहले फील्ड मार्शल मानेक शाह भी थे, और मोहम्मद मूसा जो पाकिस्तान के जनरल भी बने थे वो भी पास हुए थे। आदर्श वाक्य IMA की बात करें तो IMA का जो आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। 1999 में इनका वार मेमोरियल भी बनाया गया है। किसका? IMA का। अब देखते हैं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान, जिसे एरीज भी कहते हैं।
इसका गठन वाराणसी में 1954 में हुआ था। 1955 में इसे नैनीताल के सेरका डांडा में स्थापित किया गया, मतलब शिफ्ट किया गया, जबकि 1961 में से मनोरा पीक नैनीताल में शिफ्ट किया गया। 1954 से 2000 तक ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत था। 2000 से 2004 के बीच में उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत, जबकि 2004 के पास बाद से ही इंडिपेंडेंट संस्थान के रूप में काम कर रही है। अब देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल। इसे भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने की थी। किस नाम से? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख शोध एवं खोज की बात अगर करें तो सर्रा रोग पर इन्होंने शोध की है। रिंडर पेस्ट रोग का जो टीका है 1924 में इसी संस्थान के एडवर्ड्स ने खोजा। इसके अलावा रानीखेत रोग जो कि मुर्गियों में होता है उसकी पहचान भी इसी संस्थान से हुई है। अगला संस्थान देखते हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा। इसकी स्थापना 1924 में 4 जुलाई 1924 को बोसी सेन जी ने विवेकानंद लेबोरेटरी नाम से कोलकाता में की थी। 1936 में इसे अल्मोड़ा में शिफ्ट किया गया, जबकि इसका वर्तमान नाम यानी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला इसका नाम 1974 में पड़ा है। प्रमुख किन किन किस्मों की खोज इसने की है? जैसे गेहूं की किस्म है BL 616, BL 421, धान की है BL 163, सोयाबीन की है BL 52, मटर की है BL 3, मडवा या रागी की है BL 149, BL 29। इन सभी नई प्रजातियों की खोज यहीं हुई है। अब देख लेते हैं राज्य के प्रमुख संग्रहालय। सबसे पहला संग्रहालय पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा, स्थापना 1979। राज्य के प्रमुख प्राचीन राजवंशों के सांस्कृतिक संपदा के संग्रहण, अनुरक्षण, उनके प्रदर्शन, उनके शोध करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, जिसमें जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, यौधेय वंश, कुषाण, गुप्त, कुड़िंद, पौरव, कत्यूरी इत्यादि से रिलेटेड शोध इत्यादि यहाँ किया जाता है। इस संग्रहालय में 2 प्रमुख स्थल और जोड़े गए हैं, जिसमें सुमित्रानंद पंत जी का निवास जो कि कौसानी में है, जिसे पंत विधिका भी कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत है। और गोविंद बल्लभ पंत जी का जो आवास खूंट गांव अल्मोड़ा में है उसे भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला संग्रहालय आता है लोक संस्कृति संग्रहालय कोटानी भीमताल में स्थित है। इसकी स्थापना यशोधर मठपाल जी ने 1983 में की थी। अगला आता है हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय। इसकी स्थापना 1980 में श्रीनगर में की थी। ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत है। अगला आता है तितलियों का संग्रहालय, ये भीमताल में स्थित है, जिसकी स्थापना द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक स्मिटा ने की थी। इस संग्रहालय में हिमालय में पाई जाने वाली 500 से अधिक तितलियों की प्रजातियां रखी गई हैं। अगला संग्रहालय आता है हिमालयन संग्रहालय, स्थापना 1965 नवंबर 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंतर्गत कार्यरत है। इस संग्रहालय में देवी देवताओं की मूर्तियां, गढ़वाल के प्रमुख आभूषण, पारंपरिक बर्तन, वाद्य यंत्र इत्यादि का संग्रह यहाँ पर किया गया है। अगला संग्रहालय देखते हैं हिमालय संग्रहालय, स्थापना 1987। ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधीन इतिहास विभाग के अधीन आता है। इसके प्रमुख आकर्षण की बात करें इस संग्रहालय की, तो गांधी जी जब कुमाऊं आए थे तो उससे रिलेटेड चित्र, मोहन मेहता जी के चित्र, विक्टर मोहन जोशी जी के चित्र, श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, इन सभी के चित्र आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ की पत्रकारिता गैलरी की बात करें तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था 1871 में, उसके अंश मिलेंगे। गढ़वाल समाचार 1902 ये भी मिलेंगे। शक्ति के अवशेष भी मिलेंगे, स्वाधीन प्रजा के भी प्रतियां मिलेंगी, और समता 1935 की जो है इसकी भी आपको प्रतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पर्वतीय की भी सभी फाइलें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमालय संग्रहालय 1987 में जिसकी स्थापना हुई थी, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधीन है, तो औरंगजेब के द्वारा, ये जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, इसके द्वारा गढ़वाल के जो शासक फतेह शाह थे उनको जो फरमान जारी किया गया था वो भी यहीं पर स्थित है। सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकॉस्ट भी कहते हैं, इसकी स्थापना 21 फरवरी 2005 को हुई है। इंपॉर्टेंट। अगला उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई है 2006, बिल्कुल गलत है, 2005 आपने याद रखना है। इसे यूसर्क भी कहा जाता है।
अगला संगठन है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। इसकी स्थापना 21 सितंबर 2005 को हुई है। एक योजना है रूटेक योजना, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना है रूटेक। अगली परियोजना की तरफ बढ़ते हैं, आरोही परियोजना। यह परियोजना की शुरुआत हुई है 19 मई 2002 कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। इसी परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट अकादमी बनाई गई है देहरादून में। अगला देखते हैं शिखर परियोजना। महाविद्यालयों में आईटी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए परियोजना स्टार्ट की गई है। इसी परियोजना के तहत आईटी अकादमी एचपी द्वारा स्थापित की गई है नरेंद्र नगर टिहरी में। अगली परियोजना देखते हैं सिस्को परियोजना। कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की डिप्लोमा डिग्री इसमें दी जाती है। अगला देखते हैं हर्मिटेज भवन नैनीताल। यह कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधीन है। इसमें नवीनतम तकनीकी जो जानकारियां हैं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है हर्मिटेज भवन के तहत। इसके तहत जो हमारे मददगार रहेंगे वो रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और सिस्को ओरेकल कंपनी, जो सरकार की मदद करेंगी ये फैसिलिटी देने में। अगला देखते हैं डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना। एचपी द्वारा चलाई गई योजना है। विभिन्न विश्वविद्यालयों को नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली परियोजना देखते हैं ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। इंटेल द्वारा चलाई गई, सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर खरीदने की व्यवस्थाएं देता है, यानी उसके लिए उन्हें ऋण की व्यवस्था कराई जाती है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित आईटी पार्क है देहरादून में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क और आईटी पार्क है पंतनगर में। इसी आईटी पार्क को हम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी कहते हैं, आपने ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। अगला देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सिलाकुई देहरादून में। ई गवर्नेंस वर्ष हमने मनाया है 2001 में। भू अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए देवभूमि सॉफ्टवेयर है। सरकारी विभागों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से उत्तरा पोर्टल के माध्यम से, और 2021 में हमने अपनी सरकार पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट ई डिस्ट्रिक्ट योजना। केंद्र सरकार की योजना है जिसकी उत्तराखंड में शुरुआत हुई है पौड़ी से सन 2009 में। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है पटवाडागर नैनीताल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ई सेवा, जिसे जनाधार ई सेवा भी कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराए जाते थे इस परियोजना के तहत। अगला देखते हैं राज्य का पहला आयुष ग्राम 2010 में भवाली नैनीताल में बनाने की इसकी घोषणा की गई थी इमामी ग्रुप के द्वारा, लेकिन 2018 में इनके कॉन्ट्रैक्ट को हमारे कोर्ट ने रद्द कर दिया था पर्यावरणीय कारणों के कारण, पर्यावरण को देखते हुए। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क ये कहाँ स्थित है? पदार्था गांव हरिद्वार में। 25 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई है और यह हमारे प्यारे उत्तराखंड का पहला फूड पार्क है। गैस लाइन परियोजना, गैस पाइपलाइन परियोजना, आंवला बरेली से काशीपुर तक की ये परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं यूएनडीपी की तरफ से चलाई जा रही परियोजना प्रो पुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। आईआईटी रुड़की के माध्यम से नैनीताल में 40 इंफॉर्मेशन कुटीर यानी सूचना कुटीर बनाए जाएंगे। इस माध्यम से यूएनडीपी इसमें सहयोगी रहेगा। अब हमारे प्यारे उत्तराखंड में लोकल लेवल पर मापतोल प्रणाली जो प्रयुक्त होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है अन्न मापन प्रणाली। तो सबसे पहले एक मुट्ठी, इसके अंतर्गत आता है 62.5 ग्राम। 8 मुट्ठी मिलकर बनते हैं एक शेर। एक शेर यानी 500 ग्राम। 2 शेर अगर हम लेते हैं, ये शेर ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से होगा शेर, आपने ध्यान रखना है। अपने नोट्स में इसको सही कर लेंगे आप लोग। तो 2 शेर में बनता है एक कुड़ी। एक कुड़ी यानी 1 केजी। 2 कुड़ी में बनता है एक पाथा। ये पाथा से रिलेटेड मैंने फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी करी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। एक पाथा 2 केजी के बराबर होता है। 8 पाथा को हम एक डाल कहते हैं, जो कि 16 किलो के बराबर होता है। 2 डाल की अगर बात करें तो ये एक दूण के बराबर होता है, और किलो में बात करें तो 32 किलो। 20 कुड़ी एक विशत के बराबर होता है। जैसे अभी हमने देखा था एक कुड़ी में 1 किलो है, तो 20 कुड़ी में 20 किलो।
20 पाथा या 20 पाथे की बात अगर हम करते हैं तो ये बनता है 1 मन। एक पाथा में कितने किलो था? 2 किलो। तो 20 पाथा में कितने किलो होगा? 20 दूनी 40 किलो। वैसे आता है हमारा 20 दूण। 20 दूण मिलकर बनता है एक खार, जो किलो में किसके बराबर होगा? 640। कैसे? अभी हमने देखा था एक दूण में कितने किलो? 32 किलो। तो 20 दूण में अगर हमने निकालना है तो 20 गुणा 32 आप करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा 640 किलो, जो कि बनता है एक खार के बराबर। इनको ऐसे ही रटना है आप लोगों ने, डायरेक्ट सवाल पूछता है हमारा आयोग। अब देखते हैं धातु मापन प्रणाली। 8 रत्ती यानी होता है एक मासा। 12 मासा में बनता है एक तोला या एक कांच। 5 तोला बराबर होता है एक पल के। 20 पल होता है 100 तोले के बराबर, जिसे 1 टका भी कहते हैं। और 12 टका में बनता है सवा सेर। यहाँ पर सेर की स्पेलिंग सही लिखी है, वर्तनी बिल्कुल सही लिखी है। अगला देखते हैं द्रव मापन प्रणाली। एक तामी में होता है कितना? 250 ग्राम। 2 तामी में बनता है एक शेर, जो कि किसके बराबर था? अभी ऊपर हमने पढ़ा था, आपको दिखा देते हैं। एक शेर किसके बराबर? 500 ग्राम के बराबर, आधे किलो के बराबर। अगला आता है 2 शेर। 2 शेर में बनता है एक कुड़ी। एक कुड़ी यानी 1 किलो। अब देखते हैं लंबाई मापन प्रणाली। तो लंबाई मापन प्रणाली के अंतर्गत है 16 मुट्ठी, बीज की मात्रा इसके अंतर्गत है। तो ये एक नाली जमीन के बराबर बनता है। अभी अभी हमने देखा था एक मुट्ठी में कितने ग्राम था? 62.5 ग्राम। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, ये 62.5 ग्राम। और ढाई नाली की बात अगर करें तो ढाई नाली बनता है किसके बराबर? 1 बीघा के बराबर, जो मुट्ठी में किसके बराबर होगा? 40 मुट्ठी। अब देखते हैं पर्यावरण और गंगा नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहला पॉइंट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। पिछले लेक्चर में इसका स्थापना वर्ष मैंने बताया हुआ है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका स्थापना वर्ष बताना है। इनकी जो लैब है, जो हमारा कटारमल में है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है, इनकी लैब हल्द्वानी और देहरादून में भी स्थित है। अगला देखते हैं, पर्यावरण पुरस्कार के अंतर्गत इतने सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें पीताम्बर पंत राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार, CCI ग्रीन अवार्ड, गणरत्न सम्मान, हिमालय इन्वायरमेंट अवार्ड। आजकल तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पर भी दिया जाता है हिमालयन अवार्ड, आपको याद होगा। पर्यावरण में जागरूकता के लिए इको क्लब की स्थापना इस क्षेत्र में 1960 में की गई। अगला देखते हैं, हरित उत्तराखंड अभियान। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना यानी प्रादेशिक सेना बनाई जाती है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक शामिल होते हैं। अगला देखते हैं, पर्यावरण मित्र योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत 11 मार्च 2006 श्रीनगर में हुई है। उद्घाटन किसने करा है? हरक सिंह रावत ने। अगला देखते हैं इको टैक्स के बारे में। मसूरी नगर पालिका द्वारा वाहनों पर इको टैक्स की शुरुआत की गई है 21 सितंबर 2009 से। अगला देखते हैं, मौसम की जानकारी के लिए माइक्रो मेटेरोलॉजिकल टावर देहरादून में लगाया गया है FRI के अंतर्गत। FRI के बारे में डिटेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है FRI का जो वास्तुविद है, डिजाइनर है, वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगला देखते हैं, जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में स्थित है जून 2020 से। अब देखते हैं, गंगा से रिलेटेड, गंगा प्रदूषण से रिलेटेड सरकार द्वारा जो जो हमारी योजनाएं चलाई गई हैं। सबसे पहला है गंगा एक्शन प्लान। इसकी शुरुआत 14 जून 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा वाराणसी में की गई। अगला देखते हैं, 2008 में गंगा की सफाई के लिए स्वामी निगमानंद जी का अनशन चला है। कितने दिन? 68 दिन तक। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 2008 में तत्कालीन भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार थी उस समय पर, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई। आप लोगों ने बनाना है 2008 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। 3 सवाल आज के हो गए हैं आप लोग के लिए। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखते हैं, स्वच्छ गंगा मिशन। अक्टूबर 2009 में इसकी शुरुआत की गई है। इस पर खर्च कितना रहा? 15,000 खर्च, 15,000 करोड़ खर्च इसमें बात चली है। अगला देखते हैं, स्पर्श गंगा अभियान। 17 दिसंबर 2009 हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के द्वारा इसको चलाया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? मुनि की रेती टिहरी से। गंगा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इस परियोजना को चलाया गया। इसके तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की मांग की गई और जल संरक्षण की बात की गई।
स्पर्श गंगा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हेमा मालिनी को। और इसी वजह से हम गंगा स्वच्छता दिवस मनाते हैं कब? 17 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 17 दिसंबर को ही ये अभियान स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं तत्कालीन भारत सरकार, जो वर्तमान में भी चल रही है, एनडीए सरकार, मोदी सरकार, इनके द्वारा गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे अभियान स्टार्ट किया गया 7 जुलाई 2016। इसके अंतर्गत 7 राज्य शामिल हैं। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। आप लोग कहते हैं कि आयोग सवाल कहाँ से पूछ रहा है, कठिन सवाल कैसे पूछ रहा है, तो इसी टाइप के सवालों पूछता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उनको बहुत डिटेल में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपने अपने नोट्स में शामिल करना है। तो नमामि गंगे परियोजना के तहत जो हमारे 7 राज्य शामिल है उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल हैं। और गंगा सफाई के तहत कौन कौन सी नदियाँ इसमें शामिल हैं, उसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। भागीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी इसमें शामिल हैं। इसी परियोजना के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 2 हमारे प्यारे उत्तराखंड में होंगे, ऋषिकेश और देहरादून में। इसी परियोजना के तहत गंगा तट पर बसे 400 गांवों को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित भी किया जाएगा, उनको अवेयर भी किया जाएगा। और आज के लेक्चर का हम देखते हैं अंतिम पॉइंट, उत्तराखंड राज्य जल नीति। अगर बात करें तो